अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बॉटनी पेपर सी का फोर्थ चैप्टर न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जो आज टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कंटेन्स मोस्ट ऑफ द जीन्स दैट कंट्रोल द सेल। और ये यूकैरियोटिक सेल में मोस्ट कंस्पिकुअस ऑर्गेनेली जो है ये कंसिडर की जाती है। न्यूक्लियस टू मेन फंक्शन परफॉर्म करता है। फर्स्ट फंक्शन क्या है कि न्यूक्लियस की में जो डीएनए की इंफॉर्मेशन होती है वो पहले ट्रांसक्राइब्ड होती है इनटू द आरएनए। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और ये जो आरएनए है इससे फिर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसलेशन। डीएनए से आरएनए के बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन के बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ये प्रोटीन्स इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स और दूसरी प्रोटीन जो हैं ये सेल्स की स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो डिटरमिन करती हैं। इसके अलावा जो न्यूक्लियस का फंक्शन है कि वो न्यूक्लियस जो है ये स्टोर करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को और ये ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम वन सेल टू द अदर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। इस फिगर के अंदर आप न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। न्यूक्लियस में ये बार आप देख रहे हैं ये एक न्यूक्लियर इनवेल्प है जो कि डबल मेम्ब्रेनस है और एक आउटर मेम्ब्रेन है एक इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान स्पेस होती है जिसको हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस और इसका जो डायमीटर होता है वो होता है 20 to 40 नैनोमीटर। इसके साथ साथ न्यूक्लियर इन्वेल्प में पोर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। इसके अलावा आप देख रहे हैं ये न्यूक्लियस में एक डार्कली स्टेन्ड बॉडी है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। इसके अलावा क्रोमेटिन आपको नज़र आ रहा है और न्यूक्लियोप्लाज्म नज़र आ रहा है। तो ये स्ट्रक्चर है बेसिकली न्यूक्लियस का। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूक्लियर एनवेल्प। न्यूक्लियर एनवेल्प जो है ये न्यूक्लियस को इनक्लोज करती है। न्यूक्लियर एनवेल्प जो है ये न्यूक्लियर कंटेंट को सेपरेट करती है फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक मटेरियल। न्यूक्लियर एनवेल्प जो है ये काफ़ी सारे पॉइंट्स पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कांटेक्ट में होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर एनवेल्प। न्यूक्लियर एनवेल्प जो है ये डबल मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल होती है। ये दोनों जो मेम्ब्रेन होती हैं आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन ये सेपरेट होती हैं बाई आ स्पेस जिसको हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और इसका जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस का जो डायमीटर होता है वो है 20 to 40 नैनोमीटर। एक प्रोटीन की लेयर जो है वो प्रेजेंट होती है टू द इनर मेम्ब्रेन के साथ जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर लेमिना। ये न्यूक्लियर लेमिना जो है ये नेटवर्क ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट है। ये हेल्प करता है टू मेंटेन द शेप ऑफ न्यूक्लियस एज वेल एज टू मेंटेन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसके अलावा जो न्यूक्लियर लेमिना है ये हेल्प करता है, ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द माइटोसिस एज वेल एज इन द मियासिस। इट मीन्स के न्यूक्लियर लेमिना का रोल है इन द सेल डिवीजन। इसके अलावा जो ये लेमिना होता है ये एक्ट करता है एज अ साइट फॉर द अटैचमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स। माइटोसिस की प्रोफेज के दौरान जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाते हैं और जो न्यूक्लियर एनवेल्प होती है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है। जबकि मेटाफेज के दौरान ये न्यूक्लियर एनवेल्प जो है ये कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेट हो चुकी होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियर पोर्स को। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में काफ़ी सारे पोर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स का जो डायमीटर होता है वो ऑलमोस्ट होता है 150 नैनोमीटर। जबकि न्यूक्लियर पोर की जो ओपनिंग होती है उसका जो डायमीटर होता है वो होता है 50 नैनोमीटर। एनिमल सेल्स की जो न्यूक्लियर एनवेल्प है उसमें तकरीबन 3000 से लेके 4000 न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्सेस होते हैं। ये जो पोर्स कम्प्लेक्सेस हैं ये रेगुलेट करते हैं द मूवमेंट ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड अदर पार्टिकल्स। इन पोर्स की वजह से न्यूक्लियस का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
जो पोर्स का साइज होता है वो प्रिवेंट करता है डीएनए को फ्रॉम द लीविंग आउट, बट इट अलोज द आरएनए एंड प्रोटीन्स टू मूव आउट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स। न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स जो है ये एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। इट हैज़ एन 8 फोल्ड सिमेट्री। न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स जो है ये कंपोज होता है 8 लार्ज प्रोटीन्स, ये जो मैंने आपको हाईलाइट भी किया है। वो प्रोटीन अल्फ़ा सोलेनाइड भी हो सकती हैं या फिर बीटा प्रोपेलर फोल्ड भी हो सकती हैं, और कुछ केसेस के अंदर ये दोनों प्रोटीन जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। इन 8 प्रोटीन्स मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं एनुलर सब यूनिट्स, और ये जो एनुलर सब यूनिट्स होते हैं ये एक स्पोक असेंबली रिंग बनाते हैं जो कि सराउंड करते हैं टू द न्यूक्लियर पोर, जिसको हम बोलते हैं आउटर रिंग। जो सेंटर है पोर का उसमें एक प्लग लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है। जो 8 एनुलर सब यूनिट्स जो हैं ये अटैच होते हैं टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाई अ ल्यूमिनर सब यूनिट्स। ये जो ल्यूमिनस सब यूनिट्स होते हैं इनके साथ 2 रिंग जो होते हैं वो अटैच होते हैं ऑन द ईच साइड। एक का फेस होता है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, जबकि दूसरे का फेस होता है टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स की जो न्यूक्लियोप्लाज्मिक साइड है उसके पास फाइब्रल्स होते हैं जो कि एक केज लाइक असेंबली बनाते हैं ऑन दी न्यूक्लियोप्लाज्मिक साइड। जो न्यूक्लियोप्लाज्मिक साइड होती है वो डिफरेंट होती है फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक साइड से, तो इसी की यही वजह डिफरेंस की वजह से ही जो सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है इन बोथ द डायरेक्शन अक्रॉस द न्यूक्लियर एनवेलप। ये हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल थ्रू न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स allow the transport of water soluble molecules across the nuclear envelope। इस ट्रांसपोर्ट में आरएनए और राइबोसोम्स शामिल होते हैं और वो मूव करते हैं फ्रॉम द न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, जबकि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड सिग्नल मॉलिक्यूल जो हैं ये मूव करते हैं फ्रॉम द साइटोप्लाज्म इनटू द न्यूक्लियस। स्मॉलर मॉलिक्यूल इन पोर्स से सिंपली डिफ्यूज़ कर जाते हैं, जबकि जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं बाय स्पेसिफिक सिग्नल सीक्वेंसेस। उसके बाद वो डिफ्यूज़ होते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर प्रोटीन इनटू और आउट ऑफ द न्यूक्लियस। दिस इज़ नोन एज रैन साइकिल, या हम बोलते हैं RAN साइकिल। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इम्पोर्ट ऑफ प्रोटीन। वो वाली प्रोटीन जिन्होंने इंपोर्ट होना होता है फ्रॉम द साइटोप्लाज्म इनटू द न्यूक्लियस, उनमें एक ख़ास तरह के सिग्नल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल या NLS सिग्नल्स। ये सिग्नल जो हैं ये क्विक एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं थ्रू दीज न्यूक्लियर पोर्स। जो प्रोटीन की इंपोर्ट का जो मैकेनिज़्म है उसको अब हम डिस्कस करते हैं। ऐसी प्रोटीन जिन्होंने इंपोर्ट होना होता है फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू द न्यूक्लियस, उनमें स्पेशल सिग्नल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल्स। ये जो प्रोटीन्स होती हैं ये पहले इम्पोर्टेंट अल्फ़ा के साथ आके बाइंड कर जाती हैं, उसके बाद इम्पोर्टेंट बीटा जो है उसके साथ वो आके उनके साथ बाइंड कर जाता है, जिसकी वजह से एक कम्प्लेक्स बनता है जिसको हम बोलते हैं कम्प्लेक्स इम्पोर्टेंट अल्फ़ा इम्पोर्टेंट बीटा। वो फिर न्यूक्लियर पोर की तरफ मूव करता है और वहाँ से फिर ये जो कम्प्लेक्स होता है वो डिफ्यूज़ कर जाता है इनटू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में RAN GTP प्रोटीन्स होती हैं जो कि बाइंड करती हैं इम्पोर्टेंट बीटा के साथ और इसको इम्पोर्टेंट बीटा को डिस्प्लेस करा देती हैं फ्रॉम दी कम्प्लेक्स। इसी तरह कैस प्रोटीन जिनका पूरा नाम है सेलुलर अपोप्टोसिस ससेप्टिबिलिटी प्रोटीन्स, ये क्या करती हैं, ये इम्पोर्टेंट अल्फ़ा के साथ आके बाइंड करती हैं और बाइंड करने के बाद इसको कम्प्लेक्स से जो डिसोसिएट करा देते हैं या डिस्प्लेस करा देते हैं। उसके बाद एक कम्प्लेक्स बन जाता है इम्पोर्टेंट बीटा रैन GTP का और इम्पोर्टेंट अल्फ़ा कैस GTP का, जो कि फिर बाद में डिफ्यूज़ बैक होता है फ्रॉम द न्यूक्लियस इनटू द साइटोप्लाज्म।
साइटोप्लाज्म में आके जीटीपी की हेड्रोलाइजेशन होती है, हेड्रोलाइज होता है, तो उससे जीडीपी बनता है और उस एनर्जी को यूटिलाइज करती हैं ये कम्प्लेक्स, और उससे फिर इम्पोर्टेंट अल्फ़ा और इम्पोर्टेंट बीटा जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं। तो ये है बेसिकली प्रोसेस इम्पोर्ट ऑफ प्रोटीन का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक्सपोर्ट ऑफ प्रोटीन। कुछ न्यूक्लियर प्रोटीन जो है वो एक्सपोर्ट होती हैं फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। इसी तरह कुछ फ्री राइबोसोमल पार्टिकल्स और मैसेंजर आरएनए जो हैं वो भी एक्सपोर्ट होते हैं। जो एक्सपोर्ट का मैकेनिज़्म है वो हम अब हम डिस्कस करते हैं। ऐसी प्रोटीन जिन्होंने न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की तरफ एक्सपोर्ट होना होता है, उनमें स्पेशल सीक्वेंसेस होते हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सीक्वेंस, या फिर हम बोलते हैं NES। ऐसी प्रोटीन जिन्होंने एक्सपोर्ट होना होता है वो आके बाइंड कर जाती हैं एक्सपोर्टन के साथ एंड रैन GTP के साथ इन द न्यूक्लियस। फिर एक्सपोर्टन रैन GTP और जो प्रोटीन जिसने एक्सपोर्ट होना होता है उसका एक हेट्रोट्राइमेरिक कम्प्लेक्स बन जाता है। ये कम्प्लेक्स जो है ये डिफ्यूज़ करता है फ्रॉम द न्यूक्लियर पोर, और उसके बाद ये न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आ जाता है, जहाँ पे साइटोप्लाज्म में आके GTP जो है वो हाइड्रोलाइज होता है और जो NES प्रोटीन होती है वो वहाँ पे रिलीज़ हो जाती है। रैन GDP जो है वो दोबारा से डिफ्यूज बैक आ जाता है इनटू द न्यूक्लियस और फिर किसी और प्रोटीन के साथ बाइंड करता है और इस तरह उसकी एक्सपोर्ट में हेल्प करता है। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हमने सबसे पहले न्यूक्लियस को डिस्कस किया, न्यूक्लियस के 2 करैक्टर्स डिस्कस किए, फिर हमने न्यूक्लियर एनवेलप को डिस्कस किया और साथ हमने इसका स्ट्रक्चर भी डिस्कस किया। फिर हमने न्यूक्लियर पोर को डिस्कस किया और न्यूक्लियर पोर का कम्प्लेक्स डिटेल में डिस्कस किया। फिर हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल थ्रू न्यूक्लियर पोर डिस्कस की, जिसमें हमने डिस्कस किया इंपोर्ट ऑफ प्रोटीन एंड एक्सपोर्ट ऑफ प्रोटीन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम न्यूक्लियोलस एंड जो मॉर्फोलॉजी है क्रोमोसोम्स की उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।